Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो क्लास है उसमें हम क्लास 10th की इंग्लिश की जो इंग्लिश रीडर बुक है ना, पनोरमा की इंग्लिश रीडर बुक है, उसके लास्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है लव डिफाइल्ड। और ये चैप्टर नंबर 7 है इस बुक का। तो इस चैप्टर को हम देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि मैं आपको पहले ही ये चीज़ इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपको भले ही इसकी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा इसको डीपली स्टडी किया, इस चैप्टर को समझा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं जिसका मतलब निकालना और उसको सेंटेंस में फिट करना बहुत मुश्किल होने वाला था। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है और प्लीज़ ध्यान से इसको समझेंगे। हर एक फ्रेज को आप लिख सकते हैं जब मैं बोलूँगा और फिर मतलब निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो लव डिफाइल्ड, देखिए पहले जो चैप्टर का नाम है इसका मतलब समझ लेते हैं कि लव डिफाइल्ड का मतलब क्या होता है। देखिए डिफाइल का मतलब होता है या तो दूषित करना या फिर कलंकित करना। तो या तो आप बोल सकते हैं इस चैप्टर के नाम को या दूषित प्रेम या फिर कलंकित प्रेम, है ना। तो एक तरीके से मैं इस चैप्टर का मतलब निचोड़ आपको बताऊं तो हो क्या रहा है इसमें कि एक लव स्टोरी को यहाँ पे दिखाया गया है और जिसमें ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि इस प्रेम को मतलब वो लोग दूषित कर दिया है इस नैरेटर ने, सॉरी जो इसमें जो लड़का रहता है उसने। तो उसी चीज़ के ऊपर ये चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर का नाम लव डिफाइल्ड है। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को। जो लिखा है वो है बाय गिरधर झा। गिरधर झा जो राइटर है उन्होंने लिखा है, उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। द राइटर इज अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड स्क्रिप्ट राइटर बेस्ड इन पटना। जो राइटर ये हैं गिरधर झा, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और स्क्रिप्ट राइटर हैं जो कि पटना के बिलोंग करते हैं, पटना से। एंड एलुमनस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ क्या दिखाया जा रहा है कि जो पटना यूनिवर्सिटी है ना उसकी एलुमिनी रह चुके हैं, है ना, यानी कि वहाँ के छात्र रह चुके हैं पहले। और ही इज एट प्रेजेंट द बिहार कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ मेल टुडे। जो मेल टुडे जो पेपर है ना, उसके ये कॉरेस्पॉन्डेंट है नहीं। कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है संवाददाता। तो मेल टुडे के ये संवाददाता है बिहार की, जो कि मेल टुडे के बारे में बताया जा रहा है। ए डेली न्यूज़पेपर ऑफ द इंडिया टुडे ग्रुप बीइंग पब्लिश फ्रॉम न्यू दिल्ली। यानी कि ये जो मेल टुडे है ना, ये इंडिया टुडे जो ग्रुप है ना, इंडिया टुडे ग्रुप का नाम बहुत बड़ा नाम है जो कि दिल्ली के द्वारा पब्लिश की जाती है। इसी इंडिया टुडे ग्रुप का एक डेली न्यूज़पेपर है मेल टुडे और इसी के संपादक हैं, सॉरी संवाददाता हैं कौन, हमारे राइटर गिरधर झा। अब ये बोला जा रहा है कि फॉर्मली अ न्यूज़ एडिटर ऑफ द पटना एडिशन ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। और उनके बारे में बताया जा रहा है कि वे पहले न्यूज़ एडिटर भी रह चुके हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का जो पटना एडिशन है उसके वो न्यूज़ एडिटर भी रह चुके हैं। और बताया जा रहा है कि ही इज़ नोन फॉर हिज इंसिसिव रिपोर्टिंग ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिटन इन ब्यूटीफुल प्रोज। जो अलग अलग सुंदर प्रोज यानी गद्य होते हैं, गद्यांश जो होते हैं, उनको दूसरे दूसरे सब्जेक्ट पे जो लिखे गए हैं उनके लिए, है ना, वो जाने जाते हैं फॉर हिज इंसिसिव रिपोर्टिंग, है ना, प्रभावशाली रिपोर्टिंग के लिए। जो कि प्रभावशाली रिपोर्टिंग उन्होंने की है अलग अलग जो सब्जेक्ट्स में जो ब्यूटीफुल प्रोज लिखे गए हैं उन पे जो उन्होंने प्रभावशाली रिपोर्टिंग की है उसके लिए वो जाने जाते हैं। द प्रेजेंट स्टोरी लव डिफाइल्ड वॉज पब्लिश्ड इन 1996 इन द हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली एडिशन। यानी कि बोला जा रहा है कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं लव डिफाइल्ड, ये जो है हिंदुस्तान टाइम्स जो कि दिल्ली एडिशन का जो हिंदुस्तान टाइम्स था 1996 का, उसी के पेपर में ये लव डिफाइल्ड वाला जो स्टोरी है ये अंकित था, है ना। अब उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाशित हुआ था मतलब। आइए चैप्टर है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। बोला जा रहा है मतलब एक जो लड़का है वो बोलता है, क्या बोलता है सुनिए। इफ़ आई बिकम एन आईएएस ऑफिसर डेरी आई विल मैरी यू। डेरी मतलब प्रिय, मतलब लड़का बोलता है कि अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा ना तो मैं तुमसे जरूर शादी कर लूंगा मेरी प्रिय। आई साउंडेड मॉडलिन एज ए क्लैस्प हर हैंड टाइटली। मतलब ये अब देखिए आई जहाँ जहाँ आएगा तो वो जो कहानी का जो रोल मॉडल है ना, जो लड़का है उसके बारे में बात की जाएगी हर बार जब जब आई यूज़ होगा। तो मैं बताया जा रहा है कि आई साउंडेड, मैंने ऐसा बोला, है ना। मॉडलिंग का मतलब होता है मॉडलिंग का मतलब होता है अति भावुक, यानी कि बहुत ही भावुक होकर, है ना, मैंने उसके हाथ को
अब बहुत टाइटली हाथ में अपने हाथों में जकड़ कर ये चीज़ बोली कि अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा मेरे प्रिय तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। सी फ्लैश्ड हर डिजार्मिंगली enduring स्माइल, यानी कि उसने क्या किया अपनी मतलब मुस्कान से ना, जैसे कि उसने मतलब निरस्त्र कर देने वाले नेत्रों से मुझे मुस्कुरा कर देखा, है ना। पुट हर अदर हैंड ऑन माइन द जेंटली सेड विद अ ग्लिंट इन हर आइज, यानी कि जैसे मैंने उसकी हाथों को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था तो मेरे इस मतलब ऐसा बोलने पे उसने क्या किया, अपने हाथों को, अपने चमकीली आँखों को खोलते हुए अपने प्यार भरे हाथों से जेंटली मतलब बहुत प्यार से मेरे हाथों के ऊपर रखा, है ना। और फिर क्या कहा, एंड इफ फॉर सम रीजन, लड़की ने बोला, एंड इफ फॉर सम रीजन यू डोंट देन आई विल मैरी यू, यानी कि कहती है लड़की कि अगर यदि किसी कारणवश तुम अगर आईएएस नहीं भी बन सके ना तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। चलिए आगे देखते क्या होता है। इट वॉज सो टिपिकल ऑफ हर विटी टू द हिल्ट अंडरस्टैंडिंग टू अ फॉल्ट। देखिए यहाँ पे भी कुछ फ्रेज यूज है। टू द हिल्ट का मतलब होता है पूर्णतया, माने पूर्ण रूप से, और विटी का मतलब होता है हाजिर जवाबी। तो कहा जा रहा है इट वॉज सो टिपिकल ऑफ हर विटी टू द हिल्ट अंडरस्टैंडिंग टू अ फॉल्ट, यानी कि ये मेरे लिए मतलब लड़का जो बोल रहा है वो बोलता है कि उसकी पूरी तरीके से जो हाजिर जवाबी थी ना, जैसे कि लड़की ने तुरंत उसको रिप्लाई किया कि मैं ये ऐसा कर दूंगी, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, तो ये उसकी जो हाजिर जवाबी थी ना, पूरी तरीके से जो डेडिकेटेड रहती थी लड़के के लिए, ये चीज़ लड़के को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि अंडरस्टैंडिंग टू अ फॉल्ट, इसको वो मतलब उसका फॉल्ट नहीं जान पड़ता था। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो हाजिर जवाबी थी ना, इससे लड़के को जाहिर सी बात है ऐसा कभी फील नहीं होगा कि ये मैं गलती कर रहा हूँ इस लड़की से प्यार करके। ठीक है, आगे देखिए क्या है। फॉर 8 years we lived our life together, becoming in the process emotional anchor for each other। एंकर का मतलब होता है कि सहारा देना। तो कहा जा रहा है कि 8 सालों तक ना, है ना, हम 8 सालों तक एक साथ रहें, है ना। बिकमिंग इन द प्रोसेस इमोशनल एंकर, यानी कि इमोशनल यानी कि भाव रूप से भावुकता के साथ प्रेम करते रहें एक दूसरे के साथ और साथ में रहें 8 सालों तक। वी लाफ्ड, वी क्राइड, वी फॉट एंड वी इनवेरिएबली किस्ड एंड पैच्ड अप। मतलब वो बताता है कि वो साथ में रहें, साथ में हंसे खिलखिलाएं, साथ में रोए गाएं, है ना, साथ में चिल्लाए लड़े, सब कुछ किया उन लोगों ने, पैच्ड अप हो गए यानी कि एक साथ रहने लगे। वी वर मोर देन प्लेटोनिक लवर्स टेकिंग थिंग्स एज दे केम। मतलब बोला जा रहा है कि हम लोग वहाँ पर आनंद के प्रेम में सभी चीज़ों का सामना किया, जैसे वो लोग मतलब जैसे वो चीज़ें आती गई ना उसका सबका सामना किया, कह रहे हैं। Separation was the last thing on our mind and we were labeled as the mate for each other couple whose formal alliance was a foregone conclusion। यानी कहा जा रहा है कि अलगाव जो चीज़ थी ना, सेपरेशन है ना, अलगाव वाली जो चीज़ थी हमारे दिमाग में एक अंतिम वस्तु थी, और कह सकते हैं कि निष्कर्षतः, है ना, मतलब कंक्लूजन देखा जाए, है ना, फॉरगोन कंक्लूजन देखा जाए तो एक दूसरे के लिए बनकर जिंदगी हमने बिताया। मेड फॉर ईच अदर का एक स्टैम्प हम पे लग चुका था हमारे दिमाग में, तो यही था, है ना। अब देखिए आगे क्या होता है। डेस्टिनी मतलब गंतव्य जो होता है ना, या फिर किस्मत कह लीजिए। तो डेस्टिनी हाउएवर हैड अदर आइडियाज, कहने का मतलब है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ क्या, faced with parental oppositions and bellicose kin, I developed cold feet when it came to trying the knot with the girl I had so passionately loved। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि किस्मत को कुछ और मंजूर था, यानी कि कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था इनके दोनों के बीच में। तो हुआ क्या वो देख लेते हैं कि faced with parental opposition, यानी कि जो परिवार वालों के तरफ से, है ना, पारिवारिक विवाद का सामना करना पड़ा इन्हें, और साथ ही साथ बेलिकोज किन, बेलिकोज का मतलब बता देता हूँ आपको। तो बेलिकोज का मतलब होता है लड़ाकू, और किन मतलब संबंधी। जो उनके सगे संबंधी भी थे ना, जो लड़ाकू किस्म के थे, उन लोगों का भी इन्हें सामना करना पड़ा इस लड़के को। आई डेवलप्ड कोल्ड फीट, लड़का बोल रहा है कि आई डेवलप्ड कोल्ड फीट। एक और बात बताऊंगा, यहाँ पे फ्रेज है कोल्ड फीट का मतलब होता है डरना, है ना, डर जाना। तो आई डेवलप्ड कोल्ड फीट व्हेन इट केम टू टाइंग द नॉट विद द गर्ल आई हैड सो पैशनेटली लव, है ना। जैसे ही ये बात घर वालों को पता चली थी, कि पेरेंट्स को पता चला कि ये दोनों शादी करने के फिराक में हैं, तो जब उनको क्या करना पड़ा,
पेरेंटल अपोजिशन झेलना पड़ा, यानी कि पारिवारिक विवाद का भी झेलना पड़ा, और साथ में साथ जो जो लड़ाकू किस्म के सगे संबंधी थे उनका भी सामना करना पड़ा। और ये जो था लड़का, मतलब आई जो है अभी, यानी कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, तो लड़का जो था वो डर गया। और कब डर गया कि जब वो मौका आ चुका था जिस समय जिस लड़की को वो जी जान से प्यार करता था, उससे उसका नाता जुड़ने जा रहा था, ट्राइंग टू नॉट, यानी कि गांठ बनने जा रही थी उनके बीच में, है ना, शादी होने जा रही थी। उस समय क्या हुआ, उन्हें अपोजिशन झेलना पड़ा और ये चीज़ नहीं हो सकी। अब क्या हुआ आगे देखते हैं कि माई अर्ली जिप्स at those who loved and parted, when it come to the crunch, stared in my face as I cooked up thousands and one excuses to snap my ties with her। देखिए, जब जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि जब लड़का कहता है लड़की, जब लड़के लड़की की ये जो लव अफेयर चल रहे होते हैं, तो एक दूसरे से ये कहते हैं कि हम कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लड़के ने क्या धोखा दिया कि लड़के ने, मतलब जैसे ही लड़के का घर वालों ने अपोज करना शुरू किया कि तुम नहीं कर सकते हो ये करके, तो लड़के ने क्या बोला, वो इस लाइन में सब कुछ क्लियर हो रहा है, देखिएगा अभी कि माई अर्ली जाइब्स का मतलब क्या होता है, उपहास। यानी कि मैं जो कभी, लड़का बोलता है कि मैं जो कभी उपहास उड़ाया करता था उन लोगों का, एट दोज, है ना, हु लव्ड, जो एक दूसरे से प्यार करते थे, एंड पार्टेड, और कभी अलग हो गए थे, मैं उन लोगों का उपहास उड़ाया करता था, है ना, मैं जो कभी उन लोगों का उपहास उड़ाया करता था, जब वो चीज़ मेरे ऊपर आई, व्हेन इट केम टू द क्रंच, है ना, जब वो मेरी मुश्किल बन गई, मेरे साथ भी ऐसा होने लगा, स्टेयर्ड इन माई फेस, मतलब वो मुश्किल मेरे चेहरे पे स्पष्ट दिखाई देने लगा, एज आई कुकड अप 1001 excuses to snap my ties with her। यानी कि जब मैंने उससे 1001 से ज़्यादा एक्सक्यूजेस बनाए ताकि मेरा जो रिश्ता है उससे टूट जाए, है ना। अभी देखिए क्या होता है आगे, हैविंग हैड एन impartial assessment of my gray cells coupled with my inability to burn the midnight oil, I had already decided to spare the bureaucracy from myself, falling back upon journalism which my girlfriend always wanted me to pursue। देखिए कहा जा रहा है, इसमें मैं बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे फ्रेजेस हैं। पहले एक देखते हैं, ग्रे सेल्स का मतलब होता है ब्रेन, ठीक है, दिमाग। अब और बताता हूँ एक, हाँ, यहाँ जो लिखा है ना, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कि टू स्टे अवेक लेट एट नाइट टू वर्क और स्टडी, यानी कि रात भर जग कर किसी चीज़ की स्टडी करना, किसी चीज़ के लिए मेहनत करना कहलाता है एक फ्रेज, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, है ना, कि रात के समय जो चीज़ आप जलाते हो, दिया वगैरह जलाने के लिए जो तेल यूज़ करते थे, उसके लिए एक फ्रेज़ बनाया गया है कि आप रात भर जाकर स्टडी कर रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो, उसके लिए ये फ्रेज़ है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो देखिए इसका मतलब निकालते हैं, तो इसका मतलब ये है, हैविंग हैड एन इम्पार्शियल असेसमेंट ऑफ माई ग्रे सेल, यानी कि मेरे दिमाग का मैंने विश्लेषण किया, है ना, मेरे दिमाग का निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया, कपल्ड विथ माई इनएबिलिटी टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि और किससे जोड़ा गया कि मेरी जो डेडिकेशन थी, है ना, कि रात भर जग के मैं पढ़ाई करता था, मुझे IAS बनना था, आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू स्पेयर द ब्यूरोक्रेसी। अब मैंने क्या किया था, अब डिसाइड किया था कि स्पेयर द ब्यूरोक्रेसी, यानी कि इसका परित्याग कर दूंगा। किस चीज़ का? स्पेयर द ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही या फिर अधिकारी वर्ग के जॉब के लिए जो मैं तैयारी कर रहा था, अब मैं उसका त्याग कर दूंगा। फॉलिंग बैक अपॉन जर्नलिज्म विच माई गर्लफ्रेंड ऑलवेज वॉन्टेड मी टू परस्यू, यानी कि जो मेरी गर्लफ्रेंड अक्सर चाहती थी कि जर्नलिज्म वाला जो मेरा टैग होना चाहिए मेरे साथ, है ना, कि मैं जर्नलिज्म करना चाहता था, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड चाहती थी कि मैं जर्नलिज्म करूं, मैंने फिर से उसी चीज़ को अपना लिया। किस चीज़ को छोड़कर? IAS का जो ड्रीम सोच रहा था उसको छोड़कर उसने इसी को अपना लिया। देखिए, परस्यू मतलब जारी रखना, तो उसने उसी चीज़ को परस्यू किया। A beauty who never failed to turn many heads. She was least conscious of her charms, which often made me realize that her real beauty was actually not visible to the naked eyes. यानी कि एक ऐसी सुंदरता। देखिए, अब थोड़ा मैं पहले बता दूं कि ये जो पैराग्राफ है, मतलब स्टार्टिंग के कुछ लाइंस में जो लड़का है वो लड़की के बारे में, खूबसूरती के बारे में चर्चा करेगा, बताएगा कि बोल रहा है कि ब्यूटी हु नेवर फेल टू टर्न मेनी हेड्स, यानी कि
एक ऐसी सुंदरता जो कभी भी बहुतों का सर मोड़कर देखने को मजबूर करने में नहीं चूकती थी, वह, है ना, सी वॉज लीस्ट कॉन्सियस ऑफ हर चार्म्स, यानी कि वह जो थी, है ना, अपने आकर्षण पर बहुत कम ही ध्यान दिया करती थी। विच ऑफन मेड मी रियलाइज, जो मुझे अक्सर महसूस कराती थी, दैट हर रियल ब्यूटी वॉज एक्चुअली नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज, जो मुझे ये महसूस कराती थी कि उसकी असली सुंदरता जो है एक नग्न आंख से नहीं दिख सकती है ना, नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती उसकी असली सुंदरता। ये चीज़ का रियलाइजेशन होता था, है ना। अब देखिए, हर सिंप्लिसिटी रैन कॉन्ट्रैरी टू माई प्रोक्लिविटी ऑफ ओवर डूइंग थिंग्स। प्रोक्लिविटी का मतलब बता दूं तो झुकाव होता है या फिर प्रवृत्ति, है ना। तो वही बोला जा रहा है कि उसकी जो शालीनता, सिंप्लिसिटी मतलब शालीनता, उसकी जो शालीनता थी मेरे बहुत सारी चीज़ों को करने की प्रवृत्ति के विपरीत थी, है ना। लिख रहा है कि हर सिंप्लिसिटी, उसकी जो शालीनता थी, है ना, उसको, वो तो सिंपल थी, उसके जस्ट अपोजिट मैं क्या था, मेरा झुकाव, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने का जो झुकाव था, उसके जस्ट अपोजिट क्या थी, वो एक सिंपल लड़की थी। यही बताया जा रहा है इस लाइन से। टॉल, बुरिश and just short of being called an anthropologist's delight, my insecurities made me more voluble about my seemingly non-existent qualities. कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। बोरिस मतलब होता है ना, अशभ्य या फिर गंवार, और and just short of being called an anthropologist। देखिए यहाँ से लड़का जो है अपने बारे में बुराइयाँ कर रहा है, बताना चाह रहा है कि मैं कितना बुरा था, उसके बावजूद भी लड़की ने मुझे एक्सेप्ट किया, है ना। वही बता रहा है कि एक लंबी सी शकल, है ना, एक भोंदू सा, मतलब बुरिश मतलब वही गंवार को भोंदू बोल रहा है, भोंदू, और ठीक छोटा अस्तित्व मानव काल के इतिहास को आनंद प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक छोटा सा, मतलब मेरे चेहरा जो था लंबा सा था, बुरिश यानी कि एक भोंदू किस्म का इंसान था, जो कि शॉर्ट ऑफ बीइंग कॉल्ड, मैं इतना छोटा था कि एक तरीके से ऐसा लगता था कि मैं आदि मानव काल के इतिहासकार को जानने में आनंद प्राप्त करता हूँ, है ना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि इतिहासकार, है ना, कि मानव विज्ञान कह सकते हैं। तो मानव विज्ञान को जानने के लिए जो स्टडी होती है उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिलाइट, जो मज़ा एंथ्रोपोलॉजिस्ट को मिलता है, वैसी चीज़ का मतलब वैसी चीज़ के बारे में लोग सोचते थे मेरे कद काठी को देखकर। तो वही बोल रहा है कि मेरे चेहरा सा मतलब ऐसा था, लंबा सा था, बुरिश मतलब मैं भोदू किस्म का था, और मुझे देख कर लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिलाइट के फील लेते थे। माई इनसिक्योरिटीज मेड मी मोर वॉल्यूबल। वॉल्यूबल का मतलब होता है बातूनी, यानी कि मेरी जो शंकाएँ थीं, है ना, मेरी जो शंकाएँ थीं वह मुझे एक मतलब मेरे अस्तित्व के गुण के बारे में अधिक वाचाल बनाती थी, यानी कि बातूनी बना देती थी। एंड फिर द लाउडर आई टॉक्ड अबाउट माई वर्च्यूज द फास्टर आई मेड अ फूल ऑफ माई सेल्फ, यानी कि मैं जितना अपने सद्गुणों के बारे में जोर जोर से बातें करता था, तेजी से मैं अपने आप को उतना ही मूर्ख बना देता था। कहने का मतलब यही है कि लड़का जो था अपने आप को एक आउटडेटेड इंसान समझता था, यानी कि वो ज़्यादा कुछ सुंदर नहीं था, अपनी कमियों को दिखाना चाह रहा है यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या होता है। स्टिल, लेकिन ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी, still she was the only one who understood me. Still she was the only one who understood me, overlooked my shortcomings and made me feel confident about myself. मतलब ये सब होने के बावजूद भी वह एक अकेली थी जिसने मुझको समझा, है ना, मेरी कमजोरियों को देखा और मुझे अपने आप को महसूस करने के लायक बनाया। For many years, I visualized my life as totally barren without her. Barren मतलब क्या होता है? Barren मतलब होता है बंजर या फिर व्यर्थ कह लीजिए। तो कहा जा रहा है कि बहुत वर्षों तक उसके बगैर, उस लड़की के बगैर मैंने अपने जीवन को व्यर्थ पाया है, या फिर कह लीजिए मेरी जिंदगी जो है बंजर हो गई थी। She was my life force. वो मेरी प्राण शक्ति थी, वो मेरी जीवन शक्ति थी। माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि मतलब मेरी प्रेरणा की स्रोत थी। माई ऑल्टर गो, और अहंकार को बदलने वाली थी। ऑल रोल्ड इनटू वन, क्या हुआ, क्या सभी एक बार में चला गया, क्योंकि मैंने उससे तो नाता तोड़ लिया है। कैसे, अभी पता चलेगा। लिटिल वंडर आई फेल्ट पार्ट ऑफ माई सेल्फ बींग स्लाइस्ड ऑफ व्हेन आई डिसाइडेड टू से गुड बॉय, यानी कि कह रहा है कि मैं मतलब
मैं अपने आप में है ना थोड़ा आश्चर्य महसूस किया जब मैंने उसे गुड बाय कहने का निर्णय लिया। अब देखिए ये जो पैरा है इसमें पता चलेगा कि लड़का जो है किस तरीके से अपने परिवार से मतलब परिवार का सामना करने के बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो लड़की के साथ शादी नहीं करेगा और उसे वो एक तरीके से ब्रेकअप कर रहा है कह लीजिए। तो हुआ क्या, लड़की के बारे में बताया जाएगा। अब कौन सा कंडीशन है, कौन सा सिचुएशन क्रिएट होता है उसको देखते हैं। अब सी वॉज वियरिंग अ कैनरी येलो ड्रेस। पहले बता दूं, कैनरी का मतलब होता है एक तरीके की ये पक्षी होती है जो कि बिल्कुल येलोइश कलर की होती है, पीली कलर की होती है और इसकी आवाज़ बहुत मतलब ये म्यूज़िक की तरह अपनी आवाज़ निकालती है। और तो ये बोला जा रहा है इसके कलर को लेकर कि कैनरी येलो ड्रेस मतलब पूरी की पूरी पीली ड्रेस में सी वॉज वियरिंग अ कैनरी येलो ड्रेस, कि वह सुंदर सी है ना पसंदीदा मेरी पसंद की कैनरी पीली पोशाक पहने हुए, माई फेवरेट ये भी लिख रहा है ना, माई फेवरेट। तो मेरी पसंद की जो कैनरी ड्रेस थी, कैनरी येलो ड्रेस थी, वो पहन कर आई। कब आई? व्हेन आई कॉल्ड हर फॉर द लास्ट टाइम, जब मैंने उसे लास्ट बार बुलाया। विथ myriad thoughts crowding my mind, I entered the restaurant with trepidation, rehearsing flimsy excuses, adding lachrymose sentimentality to my side of the story। कहने का कुछ वर्ड्स बता देता हूँ मैं पहले। myriad का मतलब होता है ना असंख्य, ठीक है। फिर आएगा आपके लिए वर्ड थोड़ा ट्रेपिडेशन का मतलब होता है व्याकुलता, एंग्जाइटी। फिर फ्लिम्सी का मतलब होता है तुच्छ। और लैक्रोमोस का मतलब होता है शोकपूर्ण, है ना, या फिर रोते हुए, है ना। लैक्रिमोस सेंटिमेंटलिटी यानी कि रोते हुए, भावपूर्ण होते हुए, शोकपूर्ण होते हुए, है ना। अब इसका मैं मतलब समझाता हूँ। देखिए, विथ myriad थॉट्स क्राउडिंग माई माइंड, यानी कि जो मेरे मन मस्तिष्क में असंख्य चिंतन के साथ, है ना, मेरे मन मस्तिष्क में बहुत सारे असंख्य चिंतन हो रहे थे, बहुत सारे ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में। आई एंटर्ड द रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ। विथ ट्रेपिडेशन, है ना, विथ ट्रेपिडेशन यानी कि व्याकुलता के साथ मैं अंदर गया। रिहर्सिंग फ्लिम्सी एक्सक्यूजेज होता है ना कि बहाने बनाना। तो मैं छोटे छोटे कोई तुच्छ काइंड ऑफ एक्सक्यूजेज दिमाग में सोच कर रहा था, रिहर्सल कर रहा था कि मैं ये बोलूँगा, एक्सक्यूज़ बनाऊँगा, मैं वो एक्सक्यूज़ बनाऊँगा, जैसा अक्सर होता है जब कभी कोई ब्रेकअप होने वाला होता है भाई, है ना। एडिंग लैक्रिमोस सेंटिमेंटलिटी यानी कि लैक्रिमोस यानी कि रोने धोने का नाटक करने वाली सेंटिमेंटल फीलिंग एक्सप्रेशन अपने चेहरे पे ला रहा था, है ना। अब देखिए फिर क्या होता है। सो ingeniously laced with all kinds of mundane reason ranging from caste, creed, culture and language to sheer helplessness, my tragic flaw of character and our stormy future। तो इसका मतलब बता देता हूँ। जैसे कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कि ingeniously, है ना, ये जो था ना ingeniously का मतलब होता है निष्कपट भाव से। और mundane का मतलब होता है सांसारिक, ओके। और फिर इसका मतलब समझा देता हूँ आपको। ये कह रहा है कि इसने अपने मतलब अपना साइड रखते हुए, अपना पक्ष रखते हुए, अपनी संसार की जितनी भी फिजूल बातें होती हैं, जितने भी कारण हो सकते हैं, जितने भी रीज़न हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को तोड़ने का, वो सारे रीजन्स उसने दिए हैं। रेंजिंग फ्रॉम मतलब सभी चीज़ से ले लो आप, कास्ट से ले लो, कास्ट का उसने बहाना बनाया होगा, क्रीड, कल्चर, लैंग्वेज, मतलब इतनी सारी चीज़ें कि उसने सारी चीज़ें वहाँ पे रख दी। सांसारिक कारण, जाति का बंधन, संस्कृति, भाषा मजबूरी को, है ना, भाषा मजबूरी, जो भी चीज़ें वहाँ पे मिली उसने सारी चीज़ें रख दी। माई ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ कैरेक्टर एंड आवर स्टॉर्मी फ्यूचर, यानी कि मेरे दुख से भरा चारित्रिक कमी, जो भी चरित्र से रिलेटेड कमी थी, है ना, वो सारी चीज़ें उसने वहाँ रख दी ताकि वो रिलेशन को एंड कर सके। फिर हुआ क्या कि सी हर्ड, लड़की के बारे में बोला जा रहा है कि सी हर्ड माई कॉक एंड बुल स्टोरी पेशेंटली। पहले बता दूं, एक फिर से फ्रेज मिल चुका है हमें। कॉक एंड बुल का मतलब कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है कि एक्सक्यूज़ देने के लिए ना जो कहानी बनाई जाती है, जैसे नहीं कहते हैं कि बहाना बनाना, तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी रच देना, तो वो उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। तो जो इस लड़के ने, है ना, जो अपनी ये कॉक एंड बुल स्टोरी क्रिएट की थी लड़की के सामने, उस कहानी को उस लड़की ने बहुत शालीनता से,
है ना, बड़े प्यार से धैर्यपूर्वक सुना। नेवर शोड एनी इमोशंस एंड इंसिस्टेड ऑन फुटिंग द बिल, यू डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स डियर। कहने का मतलब है कि उस लड़की ने कोई भी मतलब भावनाएं उसके चेहरे पे नहीं थी, और यहाँ तक कि उस लड़की ने रेस्टोरेंट का बिल पे करने के लिए भी अपनी इच्छा जाहिर करी, आग्रह किया उस लड़के से। और लड़का बोलता है यू डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स डियर, क्या तुमको कोई शिकवा गिला नहीं है, क्या तुम्हें कोई शिकायत है। आई आस्क विथ मॉइस्ट आइज एंड चोक्ड वॉइस ऑल अफेक्टेड, यानी कि लड़का जो है वो बोल रहा है, वो भी दुखी था, लेकिन बोलता है कि मैंने उससे नम नेत्रों, है ना, तथा धीमी आवाज़ में, जैसे कि कोई भावुक हो जाता है वैसे भावुक आवाज़ में ऐसी सारी चीज़ें पूछी कि क्या तुम्हें कोई शिकायत नहीं है। सी क्लैस्प्ड माई हैंड विथ बोथ हैंड्स, उस लड़की ने इस बात को कहने पे लड़के के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोला, हाउ कैन आई हैव कंप्लेंट्स अगेंस्ट अ मैन हु हैज़ गिवन मी सो मेनी मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत कैसे कर सकती हूँ जिसने मुझे बहुत सारी खुशी के पल दिए हैं। आई थिंक इफ़ यू आर हैप्पी दिस वे, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत खुश रहोगे। लड़की बोलती है, आई शुड नॉट बी सो मीन एज नॉट टू फील हैप्पी फॉर यू, गुड बाय एंड टेक केयर, यानी कि मैं सोचती हूँ कि तुम इस प्रकार खुश रहोगे, मुझे भी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए खुश ना रहूँ। सो गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड बाय। अब देखिए क्या होता है, दैट वॉज द लास्ट आई सॉ ऑफ हर, यानी कि वो जो लास्ट क्षण था, वो अंतिम समय था जब मैंने उसे देखा था। आई फॉट शाई ऑफ इन्वाइटिंग हर टू माई वेडिंग एंड नेवर मैंशन अबाउट हर टू माई वाइफ। देखिए अब समय क्या आ गया भाई, अब लड़की की शादी हो रही है, और ये भी ध्यान रखिएगा लड़का जो है अब जर्नलिस्ट बनने की फिराक में था और समय बीत गया, और बताया जा रहा है कि आप, लड़का बोलता है कि आई फॉट शाई ऑफ इन्वाइटिंग हर, यानी कि लड़के को शर्म आ रही थी, है ना, उसने अपनी शर्म के साथ मतलब लड़ाई करी, यानी कि शर्म को ओवरकम करते हुए उसने अपनी वेडिंग, अपनी शादी में उसे बुलाया। एंड नेवर मैंशनड अबाउट हर टू माई वाइफ, ये भी बोल रहा है कि उसने, लड़के ने अपनी पत्नी, जो होने वाली पत्नी थी, उससे कभी भी इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड रह चुकी है जिसको वो बुला भी रहा है। ये सारी बातें उसने डिस्कस नहीं की थी। हर डैड हैड बीन ट्रांसफर्ड इन द मीन टाइम एंड द स्टोरी ऑफ माई रोमांस अपीयर टू बी पार्ट ऑफ माई चेरिस्ड मेमोरी, यानी कि उसके पिताजी का भी ना उसी समय ट्रांसफ़र हो गया था, उसी क्षण, उसी समय, और जो मेरी प्रेम कहानी थी अपीयर टू पार्ट ऑफ माई चेरिस्ड मेमोरी, वो मेरी यादों में सिमट कर रह गई। माई लाइफ फॉर 8 years seemed dead until a phone call brought back cascades of nostalgic sentiments। अब देखो कहानी फिर से आगे बढ़ गई है और बोल रहा है कि मेरी जो जिंदगी थी, है ना, मेरी 8 वर्षों का जो जीवन था वो मृत सा लगने लगा था, लेकिन एक फ़ोन, है ना, एक फ़ोन आया। नॉस्टैल्जिक का मतलब बता दो, नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है याद में आतुर या फिर बीते वक्त को याद दिलाने वाली कुछ चीज़ें होती हैं, उसको नॉस्टैल्जिक सेंटिमेंट्स, यानी कि कुछ चीज़ें जो कि बीते यादों को याद दिला दें, वैसी चीज़ें को नॉस्टैल्जिक सेंटिमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे नॉस्टैल्जिक सेंटिमेंट बोल के क्या बताया जा रहा है कि एक फ़ोन कॉल आया जिसने मेरी पुरानी बीती हुई यादों को फिर से जिंदा कर दिया, है ना। हुआ क्या, शी वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन, वो जो लड़की थी, है ना, जो इसकी जो गर्लफ्रेंड थी जिसको उसने छोड़ दिया था, शी वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन, वो फ़ोन की दूसरी साइड वही थी। एग्जैक्टली 2 years later इन्वाइटिंग मी टू हर वेडिंग रिसेप्शन, मतलब 2 साल बाद जब मैंने उसे वेडिंग रिसेप्शन पे बुलाया था। आई हैड रियलाइज माई मोनूमेंटल फॉली ऑफ हैविंग लेट गो ऑफ हर एंड रिजॉल्व टू अटेंड हर वेडिंग अनएस्कॉर्टेड बाई माई बेटर हाफ, ऑफ कोर्स। बेटर हाफ मतलब अपनी वाइफ को बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि आई हैड रियलाइज माई मोनूमेंटल फॉली। तो पहले तो लड़की ने उसे 2 साल बाद जो कॉल किया तो उसे मतलब वेडिंग पे, अपनी शादी पे लड़की ने बुलाया। तो लड़का बोल रहा है कि मैंने निमंत्रण में जाने पर ना मूर्खता सा महसूस किया था, फिर भी उसकी शादी में जाने का मैंने निश्चय कर लिया। एंड आई रिजॉल्व टू अटेंड हर वेडिंग, जाने का निश्चय कर लिया, अनएस्कॉर्टेड बाई बेटर हाफ, ऑफ कोर्स, है ना, बिल्कुल आधे मन से कह सकते हैं। एज आई शुक हैंड्स विथ हर हस्बैंड, अब देखिए बात यहाँ तक आ गई। अब लड़की जो है, जो गर्लफ्रेंड जो छोड़ के चली गई, मतलब जिसको लड़के ने छोड़ दिया था, उस लड़की का जो होने वाला हस्बैंड है ना, उस हस्बैंड ने लड़के के साथ, है ना, हाथ मिलाया।
जैसे बोला जा रहा है, एज ए शुक हैंड विथ हर हस्बैंड, मैंने उसके हस्बैंड के साथ हाथ मिलाया। ए हैंडसम आईएएस ऑफिसर एट हर रिसेप्शन, शी फ्लैश्ड हर disarmingly endearing smile, meet my husband, how strange, he wanted to be a journalist। मतलब हुआ क्या कि जब वो वहाँ पहुँचा तो जैसा कि मैंने उसका जो हस्बैंड था जो कि एक आईएएस पदाधिकारी था उससे हाथ मिलाया, है ना, तो उसने, लड़की ने मतलब बहुत प्यार भरी निगाहों से देखा और प्रेम पूर्वक मुस्कुरा के बोली कि मेरे पति से मिलो, है ना। हाउ स्ट्रेंज, यानी कि कितना संयोग वाली बात है कि मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो भी एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं और आज एक आईएएस बन चुके हैं। देखिए कितनी मतलब कैसे ना कोइंसिडेंस वाली बातें हैं। अब देखिए आगे क्या है, आई स्ट्रगल टू रिटेन माई प्लास्टर्ड ग्रीन व्हेन हर हबी टोल्ड मी। देखिए प्लास्टर्ड ग्रीन भी एक फिर से क्या कहते हैं फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि बिना खुशी की हंसी। तो वही बोल रहा है, स्ट्रगल टू रिटेन माई प्लास्टर्ड ग्रीन व्हेन हर हबी टोल्ड मी, मतलब जब उसके हस्बैंड ने कुछ बोला, जो क्या बोला वो आगे पढ़ेंगे, तो लेकिन बोला जा रहा है कि मैंने कठिनाई से दिखावा करते हुए अपने दांतों को दिखाते हुए हंसने का प्रयास सा किया जब उसके हस्बैंड ने बोला, थैंक्स बट फॉर यू आई वुड नॉट हैव गॉट हर, स्टिल आई वंडर व्हाई ऑन अर्थ डिड शी हैव टू लीव ए गाय लाइक यू। यानी कि ध्यान से सुनिएगा कि उसके हस्बैंड ने क्या बोला, है ना। बोला उसने थैंक्स यानी कि धन्यवाद, लेकिन आपके लिए, ये जो हस्बैंड है वो बोलता है, लेकिन आपके लिए मैंने इससे शादी नहीं की है, फिर भी मुझे आश्चर्य है कि इस धरती पर इसने आपके जैसे, है ना, आपके जैसे इंसान के साथ व्यक्ति को मतलब छोड़ क्यों दिया। अब आप समझ पा रहे हैं, आप सबसे मैं व्यूअर से पूछना चाहता हूँ, आप समझ पा रहे हैं हुआ क्या कि उस लड़की ने अपना कोई भी मतलब ब्लेम जो था लड़के पे नहीं दिया था और यहाँ तक कि अपने हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड से सारी चीज़ें शेयर की थी, लेकिन ये नहीं शेयर किया था कि गलती किसकी थी। उसने अभी तक उसे ही, अपने इस लड़के को ही अच्छा बताया था, अच्छा रिप्रेजेंट किया था, और इसीलिए ये जो इसका होने वाला हस्बैंड था वो भी मेरे बारे में अच्छी बातें बोल रहा था। और बोला उसने कि मुझे आश्चर्य है कि इस धरती पर इसने आपके जैसे व्यक्ति को कैसे छोड़ दिया। फिर होता है, फॉर अ वाइल इट लुक्ड एज दो आई हैड लॉस्ट ऑल रीजन टू लिव। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मुझे कि मैंने जिंदा रहने की सारी उम्मीदें खो दी। हियर वॉज अ वुमन हु वॉज डिच्ड बाई मी, डिच्ड मतलब धोखा खाना। यहाँ एक औरत है जो मेरे से धोखा खा चुकी है, एंड येट हैड नो हेजिटेशन इन नॉट ओनली गिविंग मी ए क्लीन चिट, मतलब बोल रहा है कि धोखा खा चुकी है, उसके बावजूद भी उसे कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है मुझे क्लीन चिट देने में, बट ऑल्सो टेलिंग हर हस्बैंड अबाउट हर पास्ट प्रायर टू एम्बार्किंग अपॉन द कंजुगल लाइफ। कंजुगल मतलब दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन। वही बोल रहा है कि मैंने उसे धोखा भी दे दिया, उसके बावजूद भी उसे कोई हिचक नहीं है कि वो मतलब यहाँ तक कि उसने तो ये भी बता दिया अपने होने वाले हस्बैंड से मेरे अपने पास्ट के बारे में, जब वो एक अपनी दाम्पत्य जीवन का शुरुआत करने वाला है। एम्बार्किंग अपॉन मतलब शुरुआत करना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई रियलाइज्ड आई वॉज ऑल्सो अगली फ्रॉम विद इन, एंड डिस्पाइट आवर 8 years of togetherness, her goodness had not rubbed off on me in any way। मतलब मैंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया मैं भी ना समझता जो 8 वर्षों तक साथ साथ रहकर भी उसकी अच्छाई मुझे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकी थी। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है, और यही थी लव स्टोरी जिसमें लव डिफाइल्ड जो केस था, इन द सेंस कि आप देख सकते हैं कि किसने धोखा दिया और कैसा ये कलंकित प्रेम था, उसके बारे में आपने जाना। तो आशा करता हूँ चैप्टर अच्छे से समझा पाया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छे लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।